अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तीन क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और है टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र। हमारे सिलेबस में लिखा है कृषि, उद्योग और सेवा से संबंधित मुद्दे। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका मतलब है कृषि एवं सहायक क्षेत्र, उसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र मतलब हमारी इंडस्ट्रीज, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र मतलब हमारी सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो ये तीन ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। भाई देखो, जैसे आपने जीडीपी पढ़ा तो जीडीपी में आपने ये पढ़ा कि देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को, तो जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है तीन सेक्टर में होगा। प्राइमरी सेक्टर में होगा, मतलब देखो या तो देश में आप वस्तु का उत्पादन करोगे या सेवा का उत्पादन करोगे, दो ही चीज का उत्पादन होगा, गुड्स एंड सर्विस। तो कुछ गुड्स होंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, कुछ सर्विसेज होंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, कुछ गुड्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, कुछ सर्विसेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और सेवा तो अलग क्षेत्र है। तो पूरी अर्थव्यवस्था का जो सर्विस है उसको हम एक सेक्टर के रूप में इंगित करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में जहां जहां सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको हम अलग क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, वो कहलाता है सर्विस सेक्टर। फिर पूरी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर से संबंधित जो उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर और से संबंधित मतलब पशुपालन, मत्स्य पालन या रेशम, ये जो इस टाइप कृषि से संबंधित जो है उन सबको हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत लिखते हैं। और जो बचता है उद्योग, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। मतलब ये अर्थव्यवस्था के तीन ही क्षेत्र हैं। मतलब हम यदि जितने भी देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब देखो जीडीपी है ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उसका मौद्रिक मूल्य। तो मान लो कि देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन 100 रुपए है, तो हमारी जीडीपी कितने की हो गई? 100 रुपए की। तो आपकी जीडीपी 100 रुपए की है कि आप अपने देश में 100 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हो। अब आपको यह पता करना पड़ेगा कि हम जो 100 रुपए का उत्पादन कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से कितना उत्पादन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना उत्पादन हो रहा है, और टर्सरी सेक्टर से कितना उत्पादन हो रहा है। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे हम 100 रुपए का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें से हो सकता है कि किसी देश में 50 रुपए कृषि से आए, 25 रुपए उद्योग से आए और 25 रुपए सर्विस। ऐसा हो सकता है। किसी देश में इसका अपोजिट भी हो सकता है कि किसी देश में 25 रुपए कृषि से आ रहा है, 50 रुपए उद्योग से आ रहा है और 25 रुपए सेवा से आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि किसी देश में 50 रुपए सेवा से आए और 25-25 रुपए उद्योग और सर्विस से। किसी भी, हर देश की इकोनॉमी अलग प्रकार की होगी। तो अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों का अध्ययन जरूरी है। इसी से हमको पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। कोई कृषि प्रधान देश है, कोई उद्योग प्रधान देश है, या कोई सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। आपकी इकोनॉमी कैसी है? आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, आप सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि उसी के आधार पे आगे की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो देखो ये तीनों क्षेत्रों को हमको एक एक कर कर देखना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों। और देखो किसी देश के जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी होती है। किसी क्षेत्र की कम होगी तो दूसरे क्षेत्र की ज्यादा होगी। सामान्यतः पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि जो डेवलपिंग नेशन है या जो डेवलप्ड, जो विकसित देश है, यहां प्रधानता रहती है। विकासशील देश क्या है? इधर। और जो अविकसित देश है वो इधर प्रधानता रहती है। मतलब उनकी जीडीपी में ऐसा होता है कि ज्यादातर ये रहेगा या ये रहेगा, ये दोनों मिला के रहेंगे।
विकसित देशों की जीडीपी की यह विशेषता है कि उनकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। ज्यादातर उनका या तो द्वितीयक सेक्टर से आएगा या तृतीयक सेक्टर से। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। और यह अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में एक सामान्य सा सिद्धांत भी है कि आपके देश में पहले एग्रीकल्चर ये विकास करेगा। जब एग्रीकल्चर पर्याप्त विकास, क्योंकि देखो यही पूरी दुनिया में विकास होता है, यही विकास पूरी दुनिया। भाई दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय क्या? पशुपालन। पशुपालन पूरी दुनिया में केवल यही व्यवसाय चलता था। पशुपालन जब समृद्ध हुआ तो उसके बाद उसके ऊपर क्या है? कृषि का डेवलपमेंट हुआ। और कृषि और पशुपालन लंबे समय तक एक दूसरे के सहायक रहे। या कृषि में भी पशुओं की जरूरत होती है, बिना पशु के कृषि हो नहीं सकती। तो पशुपालन और कृषि यही पूरी दुनिया की लगभग 5000 साल तक इकोनॉमी रही है, एग्रीकल्चर और पशुपालन। लेकिन फिर क्या है, जब एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो जाता है तो उसके पश्चात अपने आप ही वहां पर उद्योगों का विकास होता है। भाई एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ, अधिशेष उत्पादन है। अब उस अधिशेष उत्पादन है तो उसको बेचने के लिए व्यापार की जरूरत पड़ेगी। भाई बेचने जाओगे ना तो व्यापार होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। फिर जब अधिशेष उत्पादन हो जाएगा तो कुछ लोग क्या है, जनसंख्या से फ्री हो जाएंगे। पहले तो क्या है, उत्पादन ही इतना कम रहता था कि हर व्यक्ति को कृषि कार्य में संलग्न होना पड़ता था, तब जाके खाने भर का अनाज उत्पन्न हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है कि उत्पादन बढ़ा और जनसंख्या का एक वर्ग फ्री हुआ। जब वो जनसंख्या का वर्ग फ्री हुआ तो उसने क्या है, अन्य कार्य करना चालू कर दिया। तो एग्रीकल्चर से निकलकर व्यक्ति कहाँ, उद्योग में पहुंचता है। फिर जब उद्योग भी, जैसे जैसे उद्योग बढ़ना चालू होता है, उद्योग के बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में अपने आप सेवाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ना चालू हो जाती है। क्योंकि देखो किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज लगती है, उस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आते हैं, तो उन लोगों की सुविधाओं के लिए सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। भाई वो वहां पर रह रहा है तो वहां पर घर बनाना पड़ेगा, तो हाउसिंग सेक्टर डेवलप होगा। फिर वहां पर उनके बच्चे रहेंगे, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल आएगा, हॉस्पिटल आएगा, उनके मनोरंजन के साधन आएंगे, रेस्टोरेंट आएगा, शॉपिंग मॉल आएगा, सिनेमा आएगा। ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर। तो उद्योग होगा तो सर्विस सेक्टर अपने आप आएगा। देखो कृषि संपन्न होगी, आपका पेट भर गया है, अतिरिक्त उत्पादन है, इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब इंडस्ट्री जिस चरण में डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता ही जाएगा। और धीरे धीरे ये स्थिति होती जाएगी कि जैसे जैसे आप विकसित होते जाओगे, कृषि बहुत कम करोगे और इधर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। यूएसए देखो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, चाइना भी इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है। सर्विस का डेवलपमेंट अभी वहां पे उतना नहीं है, लेकिन यूएस अभी भी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ही है। हम देखो अभी सामान्य बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि भारत में फिर थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में ये तीनों क्षेत्रों का ही विकास क्रमिक रूप से होता है। अब क्रमिक रूप से होता है, लेकिन कई बार ये क्या है, गैप भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि प्राथमिक के बाद होती है। क्या है, क्या हो सकता है किसी देश में प्राथमिक सेक्टर ही डेवलप हो और द्वितीय सेक्टर डेवलप ना हो, सीधे तृतीय सेक्टर ही डेवलप हो जाए। भारत की इकोनॉमी के साथ यही घटना घटती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहती है। अब सामान्यता होगा क्या कि कृषि विकसित होगी और कृषि के बाद क्या होगा, उद्योग का डेवलपमेंट होगा और उद्योग के डेवलपमेंट के साथ ही सर्विस इकोनॉमी डेवलप होगी। लेकिन भारत में ऐसा हुआ नहीं। हम प्राथमिक क्षेत्र में थे, कृषि अर्थव्यवस्था से हमको उद्योग बनना था, उद्योग बनते 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 अचानक से हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए। मतलब कहने को अभी भी हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही है, लेकिन जब हम देखते हैं ना जीडीपी की 100 रुपए आय, तो उसमें पहले क्या है, कृषि की आय सर्वाधिक होती थी, लेकिन आज किसकी सर्वाधिक है, सेवा। हमारी जीडीपी में यदि हम जैसे ना 100 रुपए कमा रहे हैं तो 55 रुपए केवल सेवा सेक्टर से आ रहा है। सोचो 55 रुपए केवल सर्विस सेक्टर से आ रहा है। एग्रीकल्चर से केवल 17 रुपए आ रहा है और बाकी जो बचा है 30-35% वो इंडस्ट्री से आ रहा है। तो भारत की कहानी थोड़ी सी अलग है कि हम पहले भाई जब आजाद हुए थे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो जीडीपी में 100 रुपए कमा रहे थे उसमें से पूरा या 90-80% इधर से ही आ रहा था। लेकिन ये कम होगा और इसको बढ़ना था, तो ये कम होता है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है।
मतलब ये उतना नहीं बढ़ पाया जितना सर्विस सेक्टर बढ़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हमको थोड़ी सी समस्या अलग टाइप की दिखाई देगी, जो सामान्यतः विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम क्या है, एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर की ओर झुक गए और हमारा अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो देखो, हमको तीनों सेक्टर अलग अलग देखने हैं। कृषि क्षेत्र क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या कार्यक्रम अपना रही है उसके लिए, इंडस्ट्रीज क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं, सरकार की क्या नीति है उससे संबंध में, और क्या पॉलिसीज है, वो देखना पड़ेगा। इसी सर्विस सेक्टर के संदर्भ में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो कृषि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। पहले कृषि पढ़ेंगे, फिर उद्योग और फिर सर्विस। कृषि क्षेत्र, सर्विस, वो एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो, भारत के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में आपको कुछ डाटा दिमाग में रखना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, आपसे देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ना भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या योगदान है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखो, जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बताओगे या कृषि की भूमिका को बताओगे, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि देखो, जैसे हम देखें जीडीपी, जब देश आजाद हुआ था 1900 जिसको कहना चाहिए 50-51 में, जीडीपी में कृषि का योगदान 55% था। 1950-51 में जीडीपी में कृषि का योगदान 55% था, जो 2014-15 में घटकर 2014-15 में घटकर 17.5% रह गया है। फिर यदि हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें, जीवीए में कृषि का योगदान 2021-22 में 18.78% था। 18.8% 2021-22। ठीक है, तो देखो इससे क्या पता चल रहा है कि हम 1950-51 में यदि 100 रुपए कमाते थे तो उस 100 रुपए में से 55 रुपए कृषि से आता था। अब हम कमा रहे हैं तो लगभग 14-15 रुपए, 17% है, जीए भी 18% है, तो लगभग ये मान ले हैं कि 15 से 20 रुपए हमको कृषि से मिल रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो देश में कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन है उनका मौद्रिक मूल्य लगातार घट रहा है, या ये कह सकते हैं कि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। अब देखो, जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, इससे हमको ये पता चले मतलब हम सामान्यतः ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर उत्पादन है, ये कृषि क्षेत्र में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा था वो शायद कम हो गया होगा, तभी तो हिस्सेदारी घट गई ना भाई। यदि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, आपकी हिस्सेदारी घट रही है मतलब आपका उत्पादन घट रहा है। लेकिन अभी हम कृषिगत आंकड़े देखेंगे तो देखेंगे कि 1950-51 के मुकाबले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा कर लिया है हमने। तो उत्पादन तो बढ़ा है, फिर जीडीपी में हिस्सेदारी क्यों घट गई है? दरअसल जीडीपी में हिस्सेदारी घटने का बड़ा कारण यह है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत तेजी से बढ़े हुए, उतना ही एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं किया। समझ रहे हैं ना बात को? ये कम होने का एक कारण यही है
कि वो जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं वो तेजी से ग्रोथ करते हैं और उनकी जीडीपी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती है। इसकी जीडीपी में हिस्सेदारी पहले बहुत ज्यादा थी, अब उत्पादन बढ़ने के बाद भी जीडीपी में हिस्सेदारी घट गई है, क्योंकि कृषि वो जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उनकी हिस्सेदारी या उनकी सापेक्षिक वृद्धि अत्यधिक रही। क्लियर है कि ये ग्रोथ उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई इसलिए ये पिछड़ गया। तो पहला तो क्या है, देखो आप अर्थव्यवस्था में योगदान में क्या है, जीडीपी में हिस्सेदारी बताओगे। दूसरा आप बताओगे रोजगार। देखो ये आंकड़ा जो पहला पॉइंट है कि जीडीपी में इतनी कम हिस्सेदारी है, इस आंकड़े को देख के तो हम नहीं कहेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जीडीपी में केवल हम 15-20 रुपए का योगदान दे रहे हैं, 80% तो हम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से। भाई कोई व्यक्ति यदि 100 रुपए कमाए और 100 रुपए में से 20 रुपए या 15 रुपए कृषि से आए और 85 रुपए मतलब 85% आय उसके अन्य सोर्स से हो गई, तो उसको हम किसान थोड़ी कहेंगे। किसान तो उसको कहेंगे कि जिसकी कम से कम 85% आय या आधे से अधिक आय तो एग्रीकल्चर से हो। तो भारत को तो कृषि प्रधान नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और उसका बड़ा कारण यह है कि आज भी हमारा जो कुल श्रम शक्ति है, कुल श्रम शक्ति, इसका लगभग 49%, उसका लगभग 49%, 48.9 है एग्जैक्ट, लगभग 49% लिख लेना। ये अभी भी क्या है, कृषि से ही आता है या कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है, कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है। ठीक है ना। और यदि इस डाटा को रफली देख लें कि ये तो सीधा कृषि से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इनडायरेक्ट रूप से है तो दिखाई देगा कि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से देख लें, ये तो सीधे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, लेकिन यदि इनडायरेक्ट रूप से बात करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से, भाई ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी उसने इतने लोगों को रोजगार दिया, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, डीएपी यूरिया बन रही है, यहाँ पे भी तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनकी खपत कृषि में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कृषि पे ही तो निर्भर हो गए। तो देखो डायरेक्ट देखा जाए तो 49% और इनडायरेक्ट देखा जाए तो 80%। तो जिस देश की जनसंख्या, आधी जनसंख्या अपनी जीवन निर्वाह के लिए या आय के लिए कृषि पर निर्भर है, उसे हम कृषि प्रधान देश तो कहेंगे ही कहेंगे। 49%, करंट में ये 49%, अभी का 42% बचा है कि 42% जनसंख्या करंट में कृषि पर निर्भर है। कुल श्रम शक्ति का केवल 42%, 2022 का डाटा है, 22-23 का, 42% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 42% भी एक बड़ी आबादी है। अब देखो ये डाटा भी आपको बहुत कुछ दिखाएगा कि आपके देश की जीडीपी मान लो 100 रुपए का उत्पादन है, इसमें से कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं 17% हो रहा है, ठीक है ना। और ये 17% उत्पादन कितने लोग कर रहे हैं, 42% लोग। मतलब देश की आधी आबादी मिलकर केवल 17% का उत्पादन कर रही है और बाकी 87% द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है। तो अब भी इसके पहले हमने जो आय की असमानता वाला टॉपिक पढ़ा था, यहीं से तो आय की असमानता सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि देश की आधी आबादी मिलकर 17% का योगदान दे रही है जीडीपी में। यदि 100 रुपए देश कमा रहा है तो 17 रुपए 50%, 50% मतलब हमारे देश की 75 करोड़ आबादी। यदि 150 करोड़ आबादी मान ले अभी की, तो 75 करोड़ लोग मिलके केवल 17% का योगदान दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि यहाँ पर आय बहुत कम है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भुखमरी है, बेरोजगार, सारी समस्या यही है। तो ये एक डाटा बता रहा है भारत में कृषि क्षेत्र की दुर्दशा, कि इतने ज्यादा लोग मिलके इतना कम उत्पादन कर रहे हैं या इतना कम जीडीपी में योगदान दे रहे हैं,
ये एक देश के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतने कम लोग, जब इतने ज्यादा लोग मिलकर इतना कम उत्पादन कर रहे हैं या इतना कम जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर गरीबी और आय की असमानता बहुत ज्यादा रहेगी। अब देखो, कायदे से होना क्या चाहिए कि ये जो है इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। सरकार क्या चाह रही है, ये कम। कृषि पर लोगों की निर्भरता कम, लोग कृषि कार्य करना छोड़ दें, सीधी सी बात है। सरकार भी यही चाहती है कि लोग खेती बाड़ी छोड़ दें। बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सरकार क्यों चाहेगी खेती बाड़ी करना छोड़े, सरकार तो 50 योजनाएं चला रही कृषि कल्याण के लिए। लेकिन सरकार या अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा लोग संलग्न हैं, उतने लोगों की जरूरत नहीं है। उन अतिरिक्त लोगों को उधर से निकालो और निकाल के कहा इंप्लीमेंट करो, इंडस्ट्रीज और सर्विस। तो देखो, यहां पे लोग कम हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, तो आय की समानता कम होगी, इन लोगों को रोजगार के नए विकल्प मिल जाएंगे, तो यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी भी कम होगी। अभी जब बेरोजगारी पढ़ते हैं तो कृषि में एक टाइप की बेरोजगारी पढ़ते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी पढ़ते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोग संलग्न हैं। तो यही भारत में स्थिति है कि कृषि में इतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने लोग कृषि में संलग्न हैं। इसलिए देखो, ये जो हिस्सेदारी ये नहीं बढ़ रहा है, ये लगातार कम हो रहा है, ये लगातार कम हो रहा है। अब विकसित देश देखोगे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की 2% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ठीक है 2% अब जीडीपी में कम योगदान देगा तो भी चलेगा। लेकिन भारत में देखो, तो इसलिए सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि कार्य छोड़ें और दूसरे कार्य में संलग्न हों। तो ये दूसरी बात है भारत में कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार सेक्टर है। तीसरी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को समझना है तो हमको बताना पड़ेगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। खाद्य, फूड सिक्योरिटी। देखो, हमारे देश की जनसंख्या, ऑफिशियल डाटा तो आज भी 121 करोड़ ही है, क्योंकि 2011 में थे, लेकिन 2011 से 2023 आ गया है। तो यदि ग्रोथ रेट को हम 10-15% भी मानेंगे तो ये मान के चलो कि हम 150 करोड़ के आसपास तो हो ही गए होंगे। 140-45 करोड़ का तो ऑफिशियल मतलब एक अंदाजा लग ही गया है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना कठिन। यदि कृषि क्षेत्र अन्य उत्पादन नहीं करेगा तो ये मान के चलो कि देश में भुखमरी की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और स्थिति यह है कि हमारी खाद्य जरूरत इतनी ज्यादा है कि यदि हम विदेशों से खाद्यान्न को आयात करने लगते हैं तो अचानक से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़नी चालू हो जाती है। अभी जैसे हमने कहा कि नॉर्मल है, लेकिन भारत जैसे आयात करने लगेगा तो अचानक से कीमतें बढ़ने लगेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हमको आयात करना पड़ेगा। आजादी के बाद तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर थे। 1967 के बाद जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करी, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो गए हैं। और जरा सा यदि कृषि में ऊपर नीचे हुआ, हमारी खाद्य सुरक्षा फिर संकट में आ जाती है। तत्काल हमको क्या है, गेहूं चावल आयात करने पड़ते हैं। तो ये देश की खाद्य सुरक्षा, मतलब कृषि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। और जब तक भारत में खाद्य सुरक्षा रहेगी तभी तक अर्थव्यवस्था स्टेबल है, क्योंकि जैसे ही खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई, अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र बिगड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, या भारत की खाद्य सुरक्षा की प्रदान करने के लिए जरूरी है। फिर चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। अब देखो, कहने को तो एग्रीकल्चर अलग सेक्टर है, लेकिन भारत का एग्रीकल्चर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने विकास के लिए बहुत हद तक
कृषि पर निर्भर है, बहुत हद तक कृषि पर निर्भर है। देखो ये दो रूपों में निर्भर है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि से इसको कच्चा माल प्राप्त होगा, भाई कपड़ा उद्योग है तो उसके लिए उसको कॉटन चाहिए ना, तो कॉटन कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। जूट उद्योग है, डेयरी उद्योग है, और आजकल सबसे बड़ा जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। तो कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि यदि 42% लोग कृषि पर निर्भर हैं और यदि कृषि में सुधार होता है तो मतलब भारत की आधी आबादी के पास पैसा पहुंचता है। तो ये लोग क्या है उद्योग में ये फिर मांग जनरेट करेंगे, मतलब कृषि ही उद्योग के लिए मांग जनरेट करती है। भाई एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो ना केवल आय बढ़ेगी बल्कि ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, खेती में आजकल विभिन्न टाइप के उपकरणों का उपयोग हो रहा है, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, 50 चीजों का उपयोग कर रहा है, इनकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी। पेस्टिसाइड की इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, खाद बीज इसकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी। तो औद्योगिक विकास होगा ना। जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है आईआईपी, ये कहता है इंडस्ट्रियल सूचकांक ये कहता है कि यदि उद्योगों की उत्पादकता 20% कृषि पर निर्भर है, उद्योगों की उत्पादकता 20% कृषि पर निर्भर है। यदि कृषि अच्छी होगी तो उद्योग में उत्पादन भी बढ़िया होगा, ठीक है। फिर एक और पॉइंट बता सकते हैं, लघु और कुटीर उद्योग तो सीधे सीधे कृषि पर ही निर्भर है। लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग अपने विकास के लिए या इन उद्योगों का डेवलपमेंट बहुत हद तक कृषि कार्यों पर ही निर्भर है, ठीक है ना। क्योंकि कृषि इन्हें कच्चा माल प्रदान करता है और ज्यादातर इनके ग्राहक भी गांव में रहने वाला किसान ही होता है। तो ये सीधे सीधे क्या है किसानों से संबंधित है। फिर एक, हाँ निर्यात बता रहे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, कृषि का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान या निर्यात में योगदान। देखो भारत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्टर है। मसालों का तो अपन जान ही रहे, निर्यात करते हैं हम बड़े पैमाने पर, मसाले, अनाज, फल, मसाले, अनाज, फल, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी भारत बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है, ठीक है। तो ये भी एक आप डाटा बता सकते हो कि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बहुत व्यापक है। और भी अपन आंकड़े बता सकते हैं कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने में, हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट में कृषि एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, बैकबोन। देखो ये डाटा से हमको इतना समझ नहीं आता कि जीडीपी में कृषि का योगदान 17% है, मतलब भारत में कृषि नेग्लेजिबल है। उल्टा है इसका, भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है कृषि। भले जीडीपी में योगदान 17% दे रही है, ये डाटा सही पिक्चर नहीं बता रहा, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर से ही आपका इंडस्ट्री सेक्टर जुड़ा हुआ, आपका विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। यदि एग्रीकल्चर का उत्पादन नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए आपको फिर क्या है अनाज आयात करना पड़ेगा, और जनसंख्या बेसी बताए 150 करोड़ है तो बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ेगा। तो आपका पहले से व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हुआ है, भुगतान संतुलन में आपका घाटा है, आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाएगी। तो भले भले हमको
दिखाई दे रहा है कि जीडीपी में या जीएवी में, जीवीए में भी केवल 15% या 18% का योगदान दे रही है, लेकिन उसके बाद भी कृषि भारत की बैकबोन है। एक फसल सीजन प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था, सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री धरे के धरे रह जाएंगे। ना तो आईएमएफ कुछ कर पाएगा, ना वर्ल्ड बैंक, ना आरबीआई, ना तुम्हारी मौद्रिक नीति, ना साख नीति, ना राजकोष नीति, सब खत्म है यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित हो गया। इसी अभी मतलब देखो, 2 महीने पहले भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते, बैठ के खिला सकते हैं, और थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ, भारत ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तो इंपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। हाँ, प्रतिबंध लगा दिया ना, हम बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात करते थे। और ऐसा नहीं है कि चावल अभी भी हमारे पास बफर स्टॉक में मौजूद है, लेकिन जनसंख्या इतनी बड़ी है कि यदि इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, देश में खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरोगे कहां से भाई? इतने बड़े उत्पादन नहीं है पूरी दुनिया में, हमको 10 एक देश से खरीदना पड़ेगा, और फिर अचानक से वो जो कमोडिटी है वो, उसमें इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो भले एग्रीकल्चर हमको लगता है कि अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जीडीपी का डाटा देख के लगेगा, लेकिन इस पे सब निर्भर है। अभी पानी नहीं गिरता तो अर्थशास्त्री कह देता है कि भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और सरकार ने कहा अमृत काल और फलाना ठिकाना, इतनी जो जो बातें करी है, उनने एक शब्द बोल दिया है, ये सारी संभावनाएं वर्षा पर निर्भर है। यदि भारत में एग्रीकल्चर सीजन खराब जाता है, सब खत्म है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम देखो कृषि पर निर्भर है, और इसलिए यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आज भी हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, यही हम कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, कृषि का क्या योगदान है, या भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, या क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी कृषि व्यवस्था है, समझाइए। ये 6 पॉइंट में समझाओगे, 6-7 पॉइंट के माध्यम से बता दोगे। यदि ये पिक्चर शो कर रहा है कि कैसे कृषि भारत की एक अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। ठीक है, तो देखो ये आपको एक बेसिक डाटा पता होना चाहिए कि कृषि का क्या रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि देखो तभी हम आगे समझेंगे कि हाँ, अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि कैसे भूमिका निभा रही है। तो ये तो एक सामान्य सी बात देखी हमने कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमी में क्या भूमिका है, क्यों उसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह रहे हैं। अब देखो हमको इसमें ये देखना है, अब देखो ये जो कृषि है, हमने जो अभी 4-5 बिंदु देखे हैं, आपसे इसको इस ऐसे भी रेट करके पूछ सकता है कि देखो गरीबी हमारा एक अलग टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी उन्मूलन में कृषि सेक्टर की भूमिका को समझाइए। भारत में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करने में कृषि की क्या भूमिका है, समझाइए। इससे बेरोजगारी को जोड़ सकता है, बेरोजगारी को कम करने में कृषि सेक्टर की भूमिका समझाइए। सीधे सीधे रिलेटेड भाई। देखो गरीबी में भी आप बता सकते हो कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, अभी का डाटा 42% अपनी रोजगार के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो यदि इस कृषि क्षेत्र में विकास होता है तो 42% लोगों की आय में वृद्धि होगी। जब देश के 42% लोगों की आय में वृद्धि होगी तो गरीबी अपने आप कम होगी। ये तो डायरेक्ट है। यदि हम इनडायरेक्ट की बात करें तो लगभग आज भी 60 से 70% आबादी इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। तो यदि कृषि विकसित होगी तो ये अप्रत्यक्ष रूप से। फिर अब भी हमने देखा कि कृषि के विकास से ही औद्योगिक विकास होता है भारत में। तो देखो 42% क्या इधर से बढ़ जाएगी, कृषि बढ़ेगी तो औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, तो इधर भी बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी उन्मूलन होगा। कृषि होगा तो होगा क्या कि हमारे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाने, भाई खाद्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहेगी ना, तो व्यक्ति की अपनी फूड जरूरत में क्या है, कम पैसा खर्च होगा।
तो वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाएगा। तो देखो जो अब भी अपन ने आंकड़ा देखा है ना, उसी को अपन को बताना है कि कैसे गरीबी उन्मूलन में ये सहायक है। ये 4-5 पॉइंट जो अभी पर देखा रोल इंडियन इकोनॉमी में, वही सब कुछ अपन को ये बताना पड़ेगा। भाई देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी जोड़ सकते हैं, भुगतान संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा, सरकार को निर्यात कम करना पड़ेगा, सरकार आयात ज्यादा करेगी तो सरकार का राजकोषीय घाटा कम होगा और सरकार गरीबी कल्याण के कार्यक्रमों पर ज्यादा पैसा खर्चे, सरकार के पास पैसा ज्यादा बचेगा ना भाई, ज्यादा चीजों को निर्यात कर देगी तो डॉलर आएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी ना, तो गरीबी उन्मूलन अपने आप होगा। भाई आप सीधे कृषि से जोड़ दो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होगा तो अपने आप गरीबी कम होगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये इसी टाइप से आप बेरोजगारी से जोड़ सकते हो, यही फिर डाटा 42% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि का विकास होगा तो इन लोगों के रोजगार मिलेगा। 60-70% अप्रत्यक्ष रूप से इधर औद्योगिक विकास होगा, उद्योग में रोजगार मिलेगा। तो दोनों को आप आसानी से जोड़ सकते हो। और यदि वो टफ क्वेश्चन करेगा कि भारत में आय की असमानता को दूर करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका को समझाइए। अभी हमने कल राष्ट्रीय आय पढ़ी थी, उसमें देखी इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि ऊपर और नीचे में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है भारत में। तो अब वो ये पूछ रहा है कि कृषि कैसे इस आय की समानता को कम करेगी। बहुत अच्छे से कर सकती है कृषि आय की समानता को कम। 42% जनसंख्या, सीधे सीधे 42% हमारा श्रम बल सीधे सीधे कृषि पर निर्भर है और इसी क्षेत्र की आय सबसे ज्यादा कम है क्योंकि ये जीडीपी में केवल 17% का योगदान दे रहा है, मतलब इनकी आय बहुत कम है। तो यदि कृषि क्षेत्र ग्रो करेगा, इनकी आय बढ़ेगी, तो जो इनइक्वालिटी का लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा। रोजगार, बेरोजगारी खत्म होगी तो जो इनइक्वालिटी है, आय की असमानता है, उसमें कमी आएगी। खाद्यान्न अधिक उपलब्ध मात्रा में होगा तो लोग अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, लोग अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा कर पाएंगे तो लोगों के पास बचत होगी, लोग उस बचत से निवेश करेंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे, तो आय की असमानता भी सीधे सीधे दूर होगी। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को जोड़ के पूछ सकता है, वही डाटा है, वही 5-6 बिंदु हैं, हमको उनको थोड़ा सा बदल बदल के अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा लगना चाहिए कि हम गरीबी उन्मूलन के बारे में बता रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं, आय की इनइक्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, बस बदलाव कर करके अपने को लिखना है। चीज वही है जो अभी बताया कि एग्रीकल्चर का रोल भारतीय इकोनॉमी में। ठीक है, अब देखो हमको इसमें दो चीज देखनी है। एक चीज तो ये समझनी है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद ही तो समाधान करेंगे। सरकारी योजनाएं हैं, तो पहले तो ये समझो कि भारतीय कृषि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं। आजादी के बाद से अभी तक क्या प्रयास किए हैं, अभी क्या है, कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चर कार्यक्रम चल रहे हैं जो कृषि के लिए हैं, और यदि फिर कुछ सुझाव जैसी बात होगी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखो हम देखते हैं पहले भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं, और देखो इसी समस्याओं से संबंधित यदि पूछते भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, तो बहुत कुछ यही, मतलब इन्हीं से पॉइंट को आप लिख सकते हो, अलग अलग कुछ नहीं है। क्योंकि अब समस्या, जैसे पहली समस्या लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, तो ये भारतीय कृषि की एक विशेषता भी है और ये समस्या भी है। भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम गरीब हो, तो ये तुम्हारी एक विशेषता भी है और ये तुम्हारी एक अंतर क्या है इसमें, भाई वही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ना कि हम गरीब हैं, और वही हमारी समस्या भी। तो विशेषताएं भी, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे विशेषताओं में, बाकी लगभग यही सारे पॉइंट आएंगे। तो देखो अलग अलग अपन नहीं बता रहे। जैसे पहला समस्या, सबसे मेन प्रॉब्लम भारतीय कृषि की है, और वो है क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। इसी को लिख लेते पहले पॉइंट में, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। अब देखो हम खुद ही से खुद की तुलना करें कि 1950 में भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना था और आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, तो हम देखेंगे
जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि क्या है 1967 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या है हमारे उत्पादन में वृद्धि की, तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन जब हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से करते हैं कि अमेरिका में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, चीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कि उन्होंने कहा कि देखा कि भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन, अमेरिका देख रहे हैं कि 50, 55, चीन के भी यही हाल है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं तो हम आज भी एक निम्न उत्पादकता वाले देश है। मतलब भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। इसमें एग्जैक्ट डाटा यार कितना है, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी बहुत कम है। ठीक है ना, इसका डाटा आगे दिख जाएगा कि कितना है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अभी बस इतना ही लिख लो कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। ये भारतीय कृषि की एक समस्या भी है और एक कमी भी है। दूसरा एक समस्या ये है कि भारत में जोतों का आकार बहुत छोटा है, लघु जोते, समझ रहे ना, साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ये कम है और बहुत छोटा होते जा रहा है, लगातार बहुत छोटा होते जा रहा है। 2011 का डाटा, 2011 में भारत में एवरेज साइज ऑफ लैंड 1.15 हेक्टेयर होता था। 1.15 हेक्टेयर 2011 का डाटा है। मतलब एक खेत की एवरेज, मतलब सबको मिला के साथ तैयार किया गया 2011 में 1.15। यदि इसको हम देखें 1970-71 का एक डाटा है, 1970-71 में ये होता था 2.28 हेक्टेयर। 2.28 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1970-71 में मतलब भारत का एक एवरेजन खेत का साइज लगभग लगभग 5-6 एकड़ के आसपास होता था। वर्तमान में जो घट के हो गया है केवल 2-2.5 एकड़, 2.5 एकड़ या 3 एकड़ का ज्यादा से ज्यादा भारत में एग्रीकल्चर साइज ऑफ लैंड है। और इसी के आधार पर देखेंगे तो भारत के 85% के किसान सीमांत हैं, सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर। सीमांत कृषक मतलब समझते हैं ना, जिनके पास भूमि का आकार 2 से 2.5 एकड़ का केवल, या ऐसा कहते हैं 1 से 2 एकड़ का है सीमांत किसान। तो 85% किसान तो तुम्हारे क्या है, मार्जिनल फार्मर है। अब आपका एग्रीकल्चर का साइज, खेत इतने इतने से हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ी ना। बाप के पास 10 एकड़ थी, बाप ने कर रहा 10 है, 10 बच्चे पैदा कर लिए, एक बच्चे के पास कितने बचे, 1 एकड़ बची। अब वो 10 आपस में लड़ रहे, पहले ये एक खेत हुआ करता था, अब 10 हो गए, 10 की अलग अलग मेड़ है। फिर इसी कारण तो भारत में जमीन जायदाद की इतनी ज्यादा लड़ाई है, इतने ज्यादा सिविल मामले हैं, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। मूल कारण और बहुत छोटा छोटा हो गया है, जनसंख्या ग्रो हुई, बहुत ज्यादा विवाद है, 2 भाई आपस में विवाद लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है भारत की ये। तो भारत के जो साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है ये बहुत कम है। तो दूसरा डाटा तो आप क्या बता दोगे कि लघु जोते, भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्य से बहुत छोटा है। आप ऐसा लिख सकते हो, कृषि जोतों का आकार सामान्य से बहुत छोटा है। आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे चलता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग मतलब बड़े बड़े खेत। हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा कि 10 एकड़ का मालिक है वो पटेल हो गया गांव का, 150 वाले तो गिनती में मिलते हैं। हालांकि अब उसका भी एक दूसरा पक्ष है, लेकिन अभी अपन केवल इस पे चर्चा कर रहे हैं। वहां पे क्या है, बहुत व्यापक स्तर पर कृषि होती है, 1000 एकड़ 2000 एकड़। हम देखते वो हवाई जहाज से दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, तो उनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है।
तो भारत के कृषि की ये विशेषता है और यही समस्या भी है कि लघु जोतें हैं। और लघु जोतों के साथ साथ क्या है, एक और समस्या है कि जोत बिखरी हुई भी है। किसी व्यक्ति का 2 एकड़ खेत इधर है और 2 एकड़ खेत इधर है। अब इधर भी खेती करे, वो इधर भी खेती करे, एक तो साइज बहुत छोटा है और बगरा हुआ है, ये भी एक समस्या है। तो आकार बहुत छोटा है और जोतें बिखरी हुई हैं। तीसरी समस्या है भारतीय कृषि की, और तीसरी समस्या बताई गई है कि वित्त का अभाव, पैसा नहीं है। फाइनेंस की कमी। किसानों के पास देखो 85% मार्जिनल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर के पास क्या है, कृषि में निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। फिर वही गरीबी का दुष्चक, निवेश ही नहीं करोगे तो आय बढ़ेगी नहीं तुम्हारी, तो निवेश के पैसा नहीं है। वित्त का अभाव है, इनको संस्थागत स्तर पर ऋण नहीं मिलता है। ये अपने ऋण के लिए आज भी साहूकार पर निर्भर है। भले ही कितना सरकार कह दे कि नाबार्ड चल रहा है, सरकार किसानों के लिए केसीसी की स्कीम लेके आई, किसान क्रेडिट कार्ड, सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा, लेकिन ये उसमें भी और बर्बाद है। क्योंकि मान लो किसान के पास 4 एकड़ खेती है, उसने केसीसी बनवा ली, अब फसल बिकी, फसल का पैसा टाइम पे नहीं आया, केसीसी ओवरड्यू हो गई है। कहने को तो का कि केसीसी पे हम 6% ब्याज लेंगे, 4% ब्याज लेंगे, लेकिन वो 31 मार्च तक केसीसी को जमा नहीं कर पाया, जुर्माना लग गया, 12% का हो गया। ज्यादातर किसानों के साथ यही है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मेंटेन करना आसान नहीं है। मतलब ये केसीसी बहुत सारे किसानों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पैसा जाता है, कई बार वो दूसरी जगह भी खर्चा कर देते हैं। और ये इसके अपोजिट आप देखोगे अमेरिका के किसानों के पास, तो वो तो फिर उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार उनको उनका वैसे ही लोन ले लो, ब्याज की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है। अभी केसीसी का कुछ साल पहले डाटा आया था कि भारत में जो केसीसी का ऋण बट रहा है, वो सर्वाधिक ऋण मुंबई और आसपास पे बटा है। अब तुम सोचो मुंबई में कौन से किसान रह रहे हैं, लेकिन केसीसी का जो ऋण है सेक्टर वाइज आया था पूरा मैप कि भारत के किस किस क्षेत्र में केसीसी, तो सर्वाधिक मुंबई के आसपास बांटा गया केसीसी का ऋण। मतलब केसीसी का ऋण भी किसानों को नहीं मिल रहा, वो भी कोई और। अब ये तो सामान्य सी बात है, गांव में किसान हो सकता है कि सिकमी लेके खेती कर रहा है, गांव का जो खेत का मालिक है वो शहर में नौकरी कर रहा है, उसने केसीसी बनवा ली, उस केसीसी के पैसे से अपनी दुकानदारी कर रहा है या कुछ और कार्य कर रहा है। जो किसान गांव में खेती कर रहा है वो तो किराएनामे से खेती कर रहा है ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो कर्जे के लिए कहां जाएगा, वो साहूकार के पास ही जाएगा, क्योंकि बैंक उसको ऋण नहीं देगा, क्योंकि जमीन उसके नाम पे है नहीं। तो जो कृषक मजदूर है उसकी हालत बहुत खराब है। तो मतलब जब हम वित्त का अभाव देखें तो इस संदर्भ में समझना कि हाँ, इसको कह रहे हैं हम वित्त का अभाव। अब देखो, जब वित्त का अभाव रहेगा तो फिर एक समस्या बता देते हैं कृषि की, कि भारतीय कृषि में यंत्रीकरण कम है। निम्न कृषि यंत्रीकरण, निम्न कृषि यंत्रीकरण। अभी भी भारत के सभी किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। रास्ता देख रहे हैं कि ट्रैक्टर किराए से मिलेगा। अब जिसका ट्रैक्टर है वो पहले कितना खेत जोतेगा, जब वहां से फ्री हो जाएगा, जब दूसरा खेत जाएगा, तीसरा खेत जाएगा। और फसल बोने का एक टाइम होता है 10 दिन, इसी में सब कुछ है। जो इस 10 दिन में बो गया वो बड़ा से ले लेगा। अब उसके पास ट्रैक्टर ही नहीं है, वो रास्ता देख रहा है। गांव में तो ट्रैक्टर है तो पटेल पहले अपना खेत बोएगा, तब दूसरा। और ये एक फसल काटने की समय वारी आती है, हार्वेस्टर आएगी। अब यहां है एक खेत, यहां है, यहां से फसल काटती हुई हार्वेस्टर यहां पहुंचेगी, तो भी समस्या है, रास्ता देख रहा, विकल्प ही नहीं है कुछ, खड़ी है फसल। वो तो है ही ना, वो अपना पहले देखेंगे क्योंकि उनकी हार्वेस्टर है, उनका सब कुछ है। तो ये तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर में से बहुत सारी छोटी छोटी कृषि से संबंधित आजकल मशीनरी आ रही है, जिसका अभाव भारतीय, क्योंकि पैसा नहीं है तो वो कृषि मशीन, वो भी चाहता ट्रैक्टर खरीदे, कहां से खरीद रहा है ट्रैक्टर। तो ये भी एक समस्या है कि
भारतीय कृषि का निम्न यंत्रीकरण है। हम अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे, वहां पे आदमी कृषि में संलग्न ही नहीं है। एक आदमी 1000 एकड़ खेती कर ले रहा है, यहाँ पे एक आदमी 5 एकड़ की खेती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खेती मैन्युअली कर रहा है ना। उसको दवाई यदि डालनी है खेत में तो उसको 10 मजदूर ढूंढ के लाने पड़ेंगे पहले, तब दवाई डालेगा। अमेरिका के किसान क्या है, ड्रोन ली है उसके पास, उन्हें दवाई भरी और वहीं से वहीं के 100 एकड़ में खेत में सींच दिया। सरकार कर रही ना, अभी लाई ड्रोन, कृषि ड्रोन, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी, अरे पैसे ही नहीं है, जब वो ट्रैक्टर नहीं ले रहा है ड्रोन कहां से लेगा। क्या ये क्या है ना कि देखो, सरकार की जो बात वही है कि योजना कृषि के लिए रहेगी, लेकिन फायदा किसको पहुंचाएगी, इंडस्ट्रीज को। फसल बीमा योजना, बीमा कंपनी के अलावा किसी को फायदा नहीं। फसल बीमा योजना कितनी बड़ी फ्लैगशिप योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस किसान को आज तक अपनी फसल का अच्छा मुआवजा मिल गया हो। बल्कि इंश्योरेंस का तो मतलब यही होता है ना कि नया, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट देखो, क्योंकि उनको कुछ देने नहीं। तो क्या है, यही तो प्रोग्राम बनाने और उसमें है कि जो जिसके लिए बना रहे हैं वो इसका उपयोग करने की स्थिति में है नहीं। और देखो इसी से एक रिलेटेड है कि किसान भी क्या है, परंपरागत, किसान भी क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण वाला है। ट्रेडिशनल माइंडसेट कि जैसा चल रहा है वैसा ही करेगा, कि फसल में भी ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहा, गेहूं चावल ही बोएंगे, उनका सुरक्षित है, प्रैक्टिकल नहीं करना। कैश क्रॉप की तरफ किसान मुड़ता नहीं है आसान से, नई फसलों को, भाई उसका माइंडसेट ट्रेडिशनल है ना कि उनका यही करो जिसमें भलाई है। तो हर दृष्टि से कि सरकार चाह रही है कि तुम फल की खेती करो और एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, तो तुम्हारा फल सब्जी सड़ेगा भी नहीं। तुम उसका टमाटर मत बेचो, टमाटर का सॉस बना के बेचो, फलों का पल्प निकाल के बेचो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्या है, एक आधुनिक माइंडसेट होना चाहिए। भारतीय किसानों का पनामा है, कहाँ उनका पंचायत उनने कहा कि गेहूं लगाओ, काटो, फुर्सत। अपन को तो कुछ पता नहीं है कि उनने कहा कि फल की खेती कैसे करते हैं, प्लांट कैसे लगे, लफड़े हैं बहुत। तो वही है कि क्या है, भारतीय किसानों का वो जो दृष्टिकोण है वो बहुत पारंपरिक है। फिर एक समस्या और है कि भारत में कृषि क्षेत्र में हमारी जो विपणन प्रणाली है, इसको ऐसा लिख सकते हो, अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। विपणन प्रणाली इसी में लिख लो, एवं भंडार गृह का अभाव। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो पहले तो आप समझ रहे लो प्रोडक्टिविटी है, किसान गरीब है, कम उत्पादकता है, जैसे तैसे करके उसने फसल का उत्पादन कर लिया, बेचे कहां, मार्केट चेन ही सही से डेवलप नहीं। मंडी जाएगा, मंडी में व्यापार का कार्टलाइजेशन है, नहीं खरीद रहे। आज भी ये स्थिति की जिस फसल को सरकार नहीं खरीदे, एमएसपी घोषित नहीं करे और सरकार खरीदे ना, व्यापारी किसान को लूट ले। जैसे सरकार एमएसपी घोषित कर देती कि मूंग पे सरकार ने कहा कि 6000 रुपए एमएसपी है, लेकिन सरकार मूंग नहीं खरीद रही है, मूंग आपको मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। मार्केट में ले जाके बोलोगे, व्यापारी क्या कहेगा, 3000 रुपए कुंटल दे रहा हो तो दे दे, नहीं जाने को कोई जरूरत नहीं। तो वही तो है ना, यदि सरकार नहीं खरीदेगी तो यही होता, और हर फसल में यही होता है, क्योंकि उस व्यापारी को मालूम है कि किसान की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ये किसान फसल को रोक के नहीं रख सकता, क्योंकि ये बेचेगा, इसके पास पैसा आएगा, ये अपना कर्जा चुकाएगा और अगली फसल बोएगा। और व्यापारी को कोई जल्दबाजी नहीं है, वो तो उसको मालूम आज नहीं 15 दिन बाद। यहां बड़े किसान को भी दिक्कत नहीं है, बड़े किसान तो अपनी फसल को सुरक्षित रख लेंगे कि जब कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे। फिर वही छोटे किसान, और पहले बताया 85% तो सीमांत किसान है, मतलब उसको तो आज ही फसल बेचना है, क्योंकि उसको सब कुछ करना है।
मोड़ा मोड़ी की स्कूल की फीस भरना है, उसको सब उधारी में काम चल रहा है। शादी ब्याह भी करना और अगली फसल भी बोना है उसको, तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा, तो वो फिर 3,000 में बेचेगा। तो एक क्या है, हमारे पास अच्छी मार्केटिंग प्रणाली का अभाव है। किसानों को उनकी कीमतों का सही दाम भारत में उपलब्ध नहीं होता, सही दाम उपलब्ध नहीं, इसके लिए भी बहुत विवाद है अभी इसको देखो, ये सारे बिंदुओं पे अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है, किसके लिए क्या क्या कर रही है। ये भंडार प्रणाली की बात है कि एक निम्न उत्पादकता है, जैसे तैसे तुमने फसल उत्पादन कर लिया, अब उसको संरक्षित कहां रखोगे, हमारे पास वेयर हाउस ही नहीं है। यदि हम कोल्ड स्टोरेज पे चले जाएं तो वो तो है ही नहीं। आपने फल सब्जी उत्पादन कर लिया, आपने टमाटर का उत्पादन कर लिया, तुरंत बेचो नहीं 2 दिन में सड़ जाएगा, मजबूरी है ना। तो भले वो मंडी में 2 रुपए किलो बिक रहा हो, लेकिन आपके पास यदि उसको फ्रिज में रखने की सुविधा सरकार बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनवा दे कि कोई जरूरत नहीं है, रखो टमाटर, 200 रुपए किलो हो गया ना। लेकिन किसान को क्या मिला, कुछ नहीं, क्योंकि किसान के पास तो टमाटर है ही नहीं। वो 2 महीने पहले 10 रुपए किलो बेच दिया, अब जब उसके खेत में टमाटर उगेगा ना, तब फिर वो टमाटर देखना मार्केट में कितना बिकेगा, 10। जब मार्केट में 10 है तो उसको तो कितना मिलेगा, 2 रुपया। तो वो ले दे के बर्बाद, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं। गेहूं चावल हम देखते हैं कि सड़ जाता है रखे रखे, कोल्ड स्टोरेज। तो ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अभाव है और कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। ठीक है ना। इसी में देखो अपन पूरा लिख सकते हैं, विपणन प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, तीनों एक ही में आ जाएगा। फिर एक समस्या और बता सकते हैं भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि आज भी हमारी एग्रीकल्चर बहुत हद तक मानसून पर ही निर्भर है, मानसून पर निर्भरता। यद्यपि हमारा इरिगेशन सेक्टर है वो, या जो सिंचित क्षेत्र है उसकी अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है। हर राज्य में बांध बने हैं, नहरें, सिंचाई है, लेकिन उसके बाद भी हमारी निर्भरता आज भी मानसून पर बनी हुई है। यदि मानसून बिगड़ा तो फसल प्रभावित हो जाएगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम क्या है, मानसून पर ओवर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंसी होनी चाहिए, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। फिर एक समस्या और बता सकते हैं कि अभी इसके पहले जो चर्चा करी थी कि भारतीय कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा लोग संलग्न हैं, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा लोगों का नियोजित होना। पहले बताया ना, इसलिए सरकार क्या कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती छोड़े। 42% जीडीपी में योगदान, 17% जीडीपी में योगदान हो रहा है 42% जनसंख्या का, तो लगातार लोग कम करना है, तो जरूरत से ज्यादा। और ये इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि में क्या है, बेरोजगारी उच्च है, या इसको कह सकते हैं प्रछन्न टाइप की बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। जरूरत से ज्यादा लोग संलग्न हैं, उनमें से कुछ लोग निकल भी जाएंगे तो भी उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बेरोजगारी प्रछन्न टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है भारतीय कृषि क्षेत्र की, और भी इन प्रॉब्लम को अपन बढ़ा सकते हैं। अभी अपन बस इतना ही देखते हैं कि इतनी भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं हैं। अब देखो, इन कृषि क्षेत्र की समस्याएं हैं, इतनी समस्याओं, जब इतनी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो अगला पूछा क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में समस्याओं का कारण क्या है। समस्या तो दिख गई, भारतीय कृषि क्षेत्र में इन समस्याओं का कारण क्या है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा। तो आप समस्या कारण, कारण के बाद हम क्या है, समाधान पे जाएंगे सीधे। कारण तो आप समझ गए, सिंपल से कारण ही दिख ही रहे हैं। अब इन कारणों, मतलब ये समस्या का कारण क्या है, जैसे पहली समस्या हम देख रहे हैं लो प्रोडक्टिविटी। अब निम्न उत्पादकता क्यों है? अब भाई निम्न उत्पादकता इसलिए है क्योंकि उसके पास अच्छा बीज नहीं है, उसको सही टाइम पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, उसके पास मशीनीकरण नहीं है, उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। लघु जोते हैं, क्यों है लघु जोते?
बढ़ते गए, जनसंख्या का बढ़ता दबाव था, जमींदारी व्यवस्था थी, कुछ लोगों के पास जमीन थी, कुछ के पास थी ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रत्येक समस्या का एक कारण आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है एक समस्या के 2-3 कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अपनी समस्या है। अब हमको इसमें समस्या का कारण और समाधान में देखेंगे कि क्या हो चुका है और अभी क्या कर रही है। ठीक है ना। तो आगे इसमें अब अपन कल देखेंगे।